जहां यूपी में 8 सीटों पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिनमें अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बागपत में मतदान होगा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा में मतदान होगा। तो 26 अप्रैल को वोटिंग के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान था और अब दूसरे चरण के मतदान की बारी है, जहां उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, एक बार फिर से 8 सीटों पर मतदान है और 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और इसके लिए प्रशासन हर पुरजोर कोशिश कर रहा है कि ये दूसरा चरण भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ स्टेट हेड उत्तर प्रदेश जुड़ गए हैं, जो राघवेंद्र प्रताप सिंह, सीधा उन्हीं से जानकारी लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए, क्योंकि अब दूसरे चरण की बारी है। पहला चरण हम लोगों ने देख लिया, अब दूसरे चरण का समीकरण कुछ यूं कहता है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं, अरुण गोविल की साख दांव पर रहेगी। और क्योंकि अगर अब दूसरे चरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आध्यात्मिक रूप देने का भी इसको प्रयास किया जा रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि काशी और जिस तरीके से हमने अयोध्या का विकास किया है, अब बारी मथुरा की है। तो ये जो इशारे और संकेत दिए जा रहे हैं, क्या मायने इस दूसरे चरण के? बेशक उन्नत सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा रैलियों में जिस तरह से अपने संबोधन में बार बार ये कहा जा रहा है कि अयोध्या और काशी संवर गए हैं और अब ब्रज भूमि का नंबर है, तो इशारा साफ है कि अब कृष्ण जन्मभूमि का नंबर है और वहाँ भी भव्य दिव्य मंदिर देखने को मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा या सीएम योगी द्वारा या पीएम मोदी द्वारा बार बार यही इशारा आम जनता से की भी जा रही है कि हमने अयोध्या को संवार दिया है, हमने काशी को संवार दिया है, अब मथुरा की बारी है, अब वृंदावन की बारी है। कहीं ना कहीं वो पूरा आगरा सेक्शन, जो पूरा वो इलाका है, उस इलाके पे फोकस करते हुए दोनों नेताओं द्वारा ये बयान बार बार दिए जा रहे हैं। वो और ये बयान जनता को अट्रैक्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता इससे खुश हो रही है क्योंकि रैलियों में काफ़ी तालियां भी ऐसे बयानों पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं हम अगर 8 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें या गाजियाबाद की बात करें या मथुरा की बात करें या आगरा की बात करें, अमरोहा की बात करें, मेरठ की बात करें, ये वो सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पहले से ही मौजूद है। और अब आरएलडी जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कुनबे के साथ है और किसान आंदोलन जैसा कोई इस समय आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा वैसे ही इंडी गठबंधन पे भारी दिखाई दे रहा है जी। इसके अलावा हम पश्चिमी यूपी की अगर सारी सीटों की बात करें तो पश्चिमी यूपी में चूंकि किसान आंदोलन इस समय नहीं है और आरएलडी अब साथ आ गई है, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही। वहीं हम जब बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड में आते हैं तो हम चित्रकूट की बात कर लें या हमीरपुर की बात कर लें, बांदा की बात कर लें, महोबा की बात कर लें, झांसी की बात कर लें, ये वो इलाके थे जहाँ पे पानी एक बहुत बड़ा समस्या हुआ करती थी। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जिस तरह हर घर नल योजना चलाई गई और बुंदेलखंड के इन दुरूह इलाकों में पहुंचाया गया हर घर पानी, स्वच्छ पानी पीने के लिए, वहां की जनता इस स्वच्छ जल मिशन के तहत जो हर घर नल योजना चली और लोगों को अपने घरों में स्वच्छ पानी पीने को मिलने लगा, जनता वहां बहुत खुश है। इसके अलावा हम चित्रकूट की बात करते हैं तो जिस तरह धार्मिक नगरी के रूप में चित्रकूट कॉरिडोर का विकास किया गया, उससे भी वहाँ के आम जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफ़ी संवेदनाएं दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह के एक अपराध की गैलरी बनी हुई थी, उस अपराध पर नियंत्रण करके सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 7 साल में जिस तरह का एक कठोर शासन चलाया गया आम जनता की सुरक्षा को लेकर, उससे भी बुंदेलखंड के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक लगाव दिखाई दे रहा है, एक झुकाव दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात जब करते हैं सीतापुर, लखीमपुर खीरी या लखनऊ की, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार दिखाई देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं और पिछले 2 बार से यहाँ वो विजयी हो रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रही है, तो इसलिए भी ये चर्चा का केंद्र बिंदु होता है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। जब हम बात करते हैं इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद की, तो वहाँ भी इंडी गठबंधन अर्थात समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। और ऐसी ही स्थिति बदायूं पीलीभीत के तरफ हमको देखने को मिलती है शाहजहांपुर में, कि यहाँ पे इंडी गठबंधन काफी लड़ती हुई या चुनौती देते हुए दिखाई देती है और इन सीटों पे इंडी गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं
गोंडा की, कैसरगंज की, अयोध्या की, सिद्धार्थनगर की, महाराजगंज की। तो ये वो इलाके हैं जहां पे सीएम योगी की नीतियां तो प्रभावी आई हैं। और कैसरगंज से सांसद जो ब्रजभूषण सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी दबदबा इन सीटों पर रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भी इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। फिर जब हम बात करते हैं रायबरेली अमेठी की, तो यहाँ पे कांग्रेस मजबूत स्थिति में पहले दिखती तो थी, लेकिन पिछली बार के चुनाव में जिस तरह राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, स्मृति ईरानी ने वहां से जीत दर्ज की थी। तो और इसके अलावा रायबरेली में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, अदिति सिंह जो वहाँ के विधायक थे, इसके अलावा जो मुख्य दिनेश प्रताप सिंह थे, संजय सिंह थे, ये कांग्रेस के वो नेता थे जो बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी। वो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन जगहों पर भी काफी चुनौती दी है और कांग्रेस के लिए एक कहा जाए कि कठिन दौर चल रहा है कि रायबरेली अमेठी का किला इस बार दोनों बचेगा या नहीं बचेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भी कट्टर अपनी दावेदारी पेश की है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रतापगढ़ की, कौशाम्बी की, महाराजगंज की या फिर वाराणसी की हम बात करें, तो वहाँ पीएम मोदी हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव कितने ज़्यादा वोटों से जीता जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र वो जिले हैं जो वाराणसी से सटे हुए हैं और यहाँ पीएम मोदी की लहर चलती है या सुनामी कहिए कि सुनामी चलती है। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मौजूद है। कौशाम्बी का क्षेत्र जो है और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्षेत्रीय जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया की भी काफी मजबूत स्थिति दिखती है। अब देखना होगा अपना दल का प्रत्याशी, चूंकि अपना दल का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से और पिछले चुनाव में भी इन सीटों पे अपना दल का प्रत्याशी जीता था। तो देखना होगा, चुनौती है, लेकिन अपना दल यहाँ पे जाति समीकरणों को देखा जाए वोटरों के हिसाब से तो वहां पे चुनौती देकर जीत दर्ज करने की दहलीज पे दिखाई देती है। इसके अलावा जब हम लौटते हैं गोरखपुर परिक्षेत्र में, हम गोरखपुर की बात करें या महाराजगंज की बात करें, बस्ती की बात करें, देवरिया की करें, कुशीनगर की करें, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का शहर है गोरखपुर और ये वो जिले हैं जो गोरखपुर के समीपवर्ती जिलों में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का एक तरह से लहर चलता है या पूर्वांचल के ये वो जिले हैं जहाँ पे योगी आदित्यनाथ के लिए लोग जिन्हें मरने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा हम जब बात करते हैं आजमगढ़ की, जौनपुर की, गाजीपुर की, मऊ की, घोसी की, तो ये वो जिले हैं जहाँ पे चुनावी जाति समीकरण ऐसा फिट बैठता है कि मुख्तार अंसारी के बाद गाजीपुर में पहला चुनाव होने जा रहा है। अफजल अंसारी उनके भाई इस समय लोकसभा के प्रत्याशी हैं जी। और वो लोग काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं गाजीपुर, घोसी, मऊ में। और जौनपुर, आजमगढ़ में चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, चूंकि उपचुनाव में आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सपा से वो सीट अपने कब्जे में ली थी। तो लड़ाई के जौनपुर और आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया ये वो जिले हैं। इसके अलावा मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, हम बदायूं की बात कर लें, पीलीभीत की बात कर लें या फिर बिजनौर की बात कर लें, नगीना की बात कर लें, ये वो सीट है। खास करके 18-20 सीट ऐसी है जहां पे एनडीए गठबंधन ने चुनौती दी है या मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की है और बाकी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, आपने काफी सारे जिलों का जिक्र किया, लेकिन देखिए क्योंकि दूसरे चरण में वो जो 8 जिले हैं जहां पर जिनकी सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं जो कि उनकी तो साख का सवाल है ही, और उन प्रत्याशियों के रूप से एक बड़ा संदेश देने का भी प्रयास किया गया। मैं मेरठ का जिक्र कर रही हूं, मैं मथुरा का जिक्र कर रही हूं, हेमा मालिनी जैसे दिग्गज, और लगातार क्योंकि उन्हें रिपीट भी किया जा रहा है तो क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम देखेंगे समाजवादी पार्टी मेरठ में 3 बार प्रत्याशी बदलती रहती है, तो वहीं देखिए अरुण गोविल को मैदान में उतारा गया है। अब क्योंकि रामनवमी भी मनाई है देश ने और जो एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है वो कितना सटीक बैठ रहा है इन दोनों ही सीटों की अगर मैं बात करूं जो कि दूसरे चरण में होने वाला है जहां पर मतदान। उन 3 सीटों का डिटेल बताने के पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी भी अभी कुछ दिन पहले अपने संबोधन में ये कहते हुए दिखाई दिए, मीडिया से बातचीत करते हुए, कि ये विचारधारा की लड़ाई है और संविधान बचाने की लड़ाई है। अगर पीएम मोदी अगर सत्ता में आते हैं तीसरी बार तो संविधान बदल दिया जाएगा, या संघ की बात की है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी, मोदी मिलकर संविधान बदलना चाहते हैं। और शायद विचारधारा की लड़ाई की जब बात सामने आती है तो जो मोदी की विचारधारा है एक ऐसी विचारधारा है जो 500 साल से लंबित अयोध्या का
का राम मंदिर का निर्माण भी मार्ग प्रशस्त होता है और कश्मीर में धारा 370 भी हटाई जाती है और ट्रिपल तलाक भी इस देश से हटाया जाता है। तो कई ऐसे नासूर जो वर्षों से नासूर बने हुए थे देश के लिए, प्रदेश के लिए, उन नासूर से प्रदेश को मुक्ति मिली, देश को मुक्ति मिली। तो जब विचारधारा की बात आती है तो राहुल गांधी शायद यही मिस्टेक कर जाते हैं। आपके पास कोई जब ठोस मुद्दा नहीं होता है तो आप विचारधारा की बात करते हैं। अगर विचारधारा की बात की जाए तो मोदी जब बात करते हैं कि ये पूरा देश मेरा परिवार है, मुझे परिवारवाद नहीं चलाना है, अपने किसी भाई भतीजे को टिकट नहीं देना है, तो वो विचारधारा शायद आम जनता को ज़्यादा फिट बैठती है। और आपने जिन सीटों का जिक्र किया, मथुरा की बात कर ली जाए या मेरठ की बात कर ली जाए, गौतम बुद्ध नगर की बात कर ली जाए, गाजियाबाद की बात कर लीजिए, देखिए बेशक प्रत्याशी हेमा मालिनी हो या अरुण गोविल हो या अतुल गर्ग हो, प्रत्याशी कौन है मायने नहीं रखता। ये सच्चाई भी है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है और विचारधारा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी या मोदी की जो विचारधारा है वो ज़्यादा प्रभावी दिख रही है, संघ की जो विचारधारा है वो ज़्यादा प्रभावी दिख रही है। और जब मथुरा अभी इलेक्शन जब हो रहा है, जब मतगणना जब वोट डाले जा रहे हैं, तो मतदाता जब जा रहा है वोट डालने, तो देश के पीएम के हिसाब से आम नागरिकों से जब बात भी करिए तो उनका स्पष्ट करना है, उनको ये पता भले न हो कि हमारा प्रत्याशी कौन है, लेकिन उसको ये पता है कि हम पीएम किसको चुनने जा रहे हैं। तो इसी विचारधारा की लड़ाई में मोदी को लोग ज़्यादा याद रखते हैं, या उनको फूल तो याद है कि यहाँ पे साइकिल है, फूल है, हाथी है, हमें फूल को देना है, प्रत्याशी का नाम उनको नहीं पता है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं तो हेमा मालिनी की बात कर लें या अरुण गोविल की बात कर लें या किसी अन्य नेता की बात कर लें, इस विचारधारा की लड़ाई में या इस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार ज़्यादा प्रभावी दिखता है। और उसका दो कारण है। सीएम योगी द्वारा 7 साल में जो प्रदेश में नीतियां चलाई गई, जिस तरह अपराधियों माफियाओं पे कार्रवाई की गई, सुरक्षा का जिस तरह माहौल उत्तर प्रदेश में दिया गया, और पीएम मोदी की जो नीतियां थी, जो गरीबों को आम जनमानस में सीधे बेनिफिट उनको दिया गया, बीच के लिंकेज को खत्म किया गया, ये विचारधारा ज्यादा प्रभावित है। वो चाहे राशन की बात हो, आवास की बात हो, शौचालय की बात हो या आयुष्मान कार्ड की बात हो। जी बिल्कुल। और देखिए राघवेंद्र, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है अलीगढ़ से कि देखिए अलीगढ़ में आज तक, क्योंकि इतिहास ये रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना कि शहजादों के पास अभी ऐसा ताला वहां पर जनता ने लगाया है कि शहजादों को ताले की चाबी नहीं मिल रही है। तो ये जब आत्मविश्वास और जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी लहर जरूर देखने को मिल रही है और प्रत्याशियों के नाम से ऊपर कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट जाता हुआ खाते में नजर आ रहा है, लेकिन इसी के साथ जो ये प्रयास बार बार प्रधानमंत्री आत्मविश्वास का दिखा रहे हैं, ये कितना ज्यादा इफेक्टिव और अपीलिंग नजर आ रहा है? उन्हें तो अगर पिछले 2 लोकसभा चुनावों पे हम एक नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीटें हैं और ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और प्रधानमंत्री का अगर पिछला 2 चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक में 74 सीट और एक बार में 64 सीट पाकर, मतलब ये कहा जाए कि कोई अभ्यर्थी अगर किसी परीक्षा में बैठा है तो फर्स्ट डिवीजन डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हुआ है। और मोदी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2 लोकसभा चुनावों में। और ये तब का था जब 64-74 जब सपा बसपा, सपा कांग्रेस या सपा आरएलडी या सपा सुभाषपा का गठबंधन आपस में हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ा करती थी। हालांकि 2 सहयोगी पार्टियां इनके साथ थी, अपना दल और इसके अलावा निषाद पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है और 2014 में जिस तरह से मोदी ने गुजरात मॉडल देश को दिखाया, भ्रष्टाचार के प्रति जिस तरह से एक्शन लिए गए, जांच एजेंसियों ने जिस तरह से कार्रवाइयां की, जिस तरह के लगातार छापे पड़े और इतने करोड़ के लाखों करोड़ का जिस तरह धन, काला धन इकट्ठा किया गया, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जिस तरह माफियाओं ने जमीनें कब्जा की थी उसको मुक्त कराकर एक तरफ मुद्दे गंभीर हैं तो एक तरफ आत्मविश्वास भरपूर है। और 2014 के बाद से जो मोदी लहर दिख रही है वो कितनी अभी भी मेंटेन रख पाते हैं कि नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा और इसीलिए दूसरा चरण दिलचस्प भी है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका।